हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉवरेन आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, कौन बनाता है, क्या क्या रेट्स हैं, सब कुछ हम पूरे डिटेल में समझेंगे। जो पहली बार आए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि हम एक यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक प्लान बनाए थे, उसी को हम फॉलो करते हैं। सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते आ रहे हैं और ये आखिरी सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद हम करंट अफेयर करेंगे। तो इससे पहले जो हमने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। पहले हमने किया था पॉलिटी, फिर हमने हिस्ट्री किया। हिस्ट्री के हमने तीनों पार्ट कर लिए, जिसमें कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी कर लिया है, मेडिवल हिस्ट्री भी कर लिया है और मॉडर्न हिस्ट्री भी कर लिया है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और स्पेशल यूपी स्पेशल ज्योग्राफी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 3 लेक्चर हुए हैं, बाकी आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया है। अब हम स्टार्ट किए थे साइंस। साइंस के 11 लेक्चर हो चुके हैं, 1-2 लेक्चर और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अभी हम कर रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी के 2 लेक्चर, आज दूसरा लेक्चर है। डेली टारगेट आपको टेलीग्राम पे विथ PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के डेट का हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हम क्या करते हैं, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक से जितने भी PYQ आए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए, जो आज का हमारा टारगेट है, क्योंकि ये टारगेट पिछले महीने का था, तो ये आप यहाँ पे अगस्त लगा लीजिए, तो डेली टारगेट आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल्स, रेट बेस्ड टूल्स, फिर लिक्विडिटी टैप, ये क्या होते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारी कहानी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि RBI है, ठीक है। नीचे क्या है, बैंक्स हैं, ठीक है। बैंक्स हैं, मान लीजिए कि बैंक है, ये बैंक दूसरा बैंक है, मतलब बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है। बैंकों का क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या कर देखते हैं कि बैंक है, RBI इनको रेगुलेट करता है, इनको पैसे देता है, सब कुछ ये करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बच्चे हैं, इनको कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो कुछ तो टूल लेता है वो क्वांटिटेटिव टूल, ठीक है। और एक लेता है क्वालिटेटिव टूल कि कैसे रेगुलेट करता है इन बैंकों को, ठीक है। तो वही बात है। अब कुछ जैसे आपने सुना होगा SLR, ठीक है, ये क्या होता है। CRR, ये क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा, टीचर लोग बताते रहते हैं, ठीक है। ये हुआ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कौन देखता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, RBI करता है, ठीक है। इस पूरी कमेटी को जो लोग ये डिसाइड करते हैं, सब कुछ डिसाइड करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसी से ये लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, ऐसे रेगुलेट करते हैं इनको इस टूल की मदद से, ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी का काम ये होता है कि रेपो रेट क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। ऑलराइट, ओके। तो आज हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ये वाली कमेटी क्या होती है, राइट, कौन कौन लोग होते हैं। ये वाले टूल देखते हैं, इनके टूल का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। क्वालिटेटिव टूल्स कैसे होते हैं, जैसे मोरल सुएशन, जैसे आपने देखा होगा RBI ने पेमेंट्स, पेटीएम पोस्ट पेमेंट बैंक पे क्या लगा दिया है, 1 करोड़ का 2 करोड़ का फाइन लगा दिया है। आपने न्यूज़ सुनी होती है, क्या है, क्वालिटेटिव टूल्स है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले सब में हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, मनी क्रिएशन कैसे होता है। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये वाला M0, M1, M2, M4 ऐसे पढ़ा होगा। मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है, यानी कि हमने बैंक में क्या दिया, 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये जमा किए, ठीक है। 100 रुपये जमा किया हमने बैंक में, तो बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने किसी को क्या कर दिया, किसी को लोन में दे दिया। अब इससे लोन का चार्ज कर रहा है 5%, तो अब बैंक को कितना मिलेगा, 105 रुपये मिला। हमको क्या दिया, हमको कहा कि आपका सेविंग अकाउंट है तो हम आपको 3% देंगे, ठीक है। तो मुझे कितना रुपए दे दिया, 103 रुपये दे दिया। अब जो 2 रुपये का गैप आया, 2 रुपये का गैप क्या होगा, इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये 2 रुपये को फर्दर क्या कर देगा, लोन पे चढ़ा देगा। यानी कि देखिए, 100 रुपये से हमने क्या कर लिया, 100 रुपये से 5 रुपये इधर बना लिया, 3 रुपये इधर कर लिया, तो यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 2% का हुआ, 2 रुपये का हुआ। अब ये 2 रुपये को भी क्या कर पाएगा, लोन में चढ़ा देगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ,
तो ये क्या हो रहा है कि एक 100 रुपये है, अगर आप अपने पास रखे रहेंगे, ठीक है, अगर आप अपने पास रखे हैं तो वो क्या होगा, आप कैश, हाँ, तो अगर आप अपने पास रखे हैं तो वो उसका यूज़ क्या है, कुछ नहीं है, आप उसको बैंक में डालिए, ठीक है। इसी की बात कहे थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था कि एक क्वेश्चन पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है। ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूड हो रहे हैं हम, ठीक है। ये जैसे मेरे पास 5 रुपये, ये 5 रुपये है मेरे वॉलेट में है, कोई मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही 5 रुपये मैं डाल दूँ बैंक में, बैंक वाले के पास डाल दूँ, तो बैंक वाला क्या करेगा कि इसको लोन पे चढ़ा देगा, किसी को लोन दे देगा, ऑलराइट। तो ये क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाहता हूँ, लिक्विडिटी, क्योंकि ये सारे टर्म्स आएंगे अभी बात, तो उससे पहले ही जान लेते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का बेस्ट एग्जांपल है कि मैं आपको क्या दूँ, एग्जांपल से बताऊँ, ठीक है। जैसे ये मेरे पास पैसे हैं, रुपए हैं, ठीक है, तो ये हो गया कैश, ठीक है। कैश के साथ में लगा दूँ सेविंग अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट, ठीक है। और ये तो पहला टर्म हो गया, पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में मैं लिखता हूँ कि जैसे रियल इस्टेट, आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, कोई प्लॉट है आपके पास, कोई रियल इस्टेट है, कोई कुछ भी है, जैसे एक फिक्स डिपॉजिट है आपके पास, एफडी है, और आपके पास कोई बॉन्ड है, ठीक है। आगे हम ये सारे टर्म देखेंगे, बट मैं बताना चाहता हूँ। तो आप ये बताइए कि कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड है, लिक्विड यानी कि तरल, लिक्विड फॉर्म में तरल है, कि सबसे जल्दी कौन सा निकल जाएगा, राइट। तो यानी कि कैश आपके पास बहुत जल्दी आपके पास उपलब्ध हो सकता है कम टाइम में, इन कंपैरिजन टू रियल इस्टेट। प्लॉट को आप पहले ब्रोकर को बताएंगे, ब्रोकर कई लोगों को दिखाएगा, 50 लोगों को दिखाएगा, तब वो रजिस्ट्री होगी, ठीक, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वो लेस लिक्विड है इन कंपैरिजन टू। अब सेविंग अकाउंट है, आपके पास एटीएम है, आप जाइए एटीएम से पैसे निकाल लीजिए, कार्ड है, बैंक में जाइए तुरंत दे देगा। करेंट अकाउंट में क्या है, आप करेंट अकाउंट आपके पास है, आप कुछ भी डालिए निकालिए, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्टली क्या है, ये चीज़ें लिक्विडिटी है, लिक्विड है ये, राइट। अब इसमें क्या है, आपके पास एफडी है, एफडी लेस लिक्विड है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की आपकी एफडी है, ठीक है, मैच्योरिटी है 5 साल की, 5 साल तक क्या करना है, 5 साल के बाद ही वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आपने कहा कि नहीं 3 साल के बाद मुझे अपने स्कूल की फ़ीस देनी है, राइट, स्कूल की फ़ीस देनी है, तो आप क्या करेंगे, तो बैंक वाला कहेगा कि ठीक है, आपका जो हमने प्लान किया था कि आपको 7% दिया जाएगा, हम आपको उतना तो नहीं देंगे, लेकिन क्या होगा, हम इस पर इतने टाइम का ब्याज तो देंगे 3 साल का, लेकिन हम क्या करेंगे, आपसे चार्ज लेंगे, क्योंकि आप समय से पहले पैसा ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, चार्ज लेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका जो यहाँ पे टोटल मिलने वाला था, सपोज करिए कि 1,20,000 मिलने वाला था, ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं, अब मैं क्या करूँगा, 10-15 हज़ार रुपये में काटूंगा, तो वो आपको 1 लाख रुपये ही मिलेंगे कुल मिला के, जोड़ जाड़ के, फॉर एग्जाम्पल ये मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, आप इसको नहीं सोचेंगे, कहेंगे कि नहीं यार इसमें मेरा नुकसान है, लिक्विड तो है लेकिन ये क्या है, लेस लिक्विड है, तो लिक्विडिटी की बात आ गई, ठीक है। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, एग्रीगेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई एक्ट से बनी है, कंपोजिशन कौन कौन होते हैं, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, और इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई क्या अचीव करता है, ठीक है, ओके। फिर क्वांटिटेटिव टूल्स, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव एंड रेट बेस्ड टूल्स, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कॉरिडोर, एसडीएफ, फिर रेपो, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप, अनकन्वेंशनल पॉलिसीज़ जैसे कि किनेसियन लिक्विडिटी ट्रैप और क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी स्टैंस। ये इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, ठीक। हमें पहले पैसे देखने हैं, ठीक है, हमें पहले पैसे देखने हैं। देखिए आरबीआई के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ बैंक के पास पैसे हैं, ठीक है, कुछ पोस्ट ऑफिस के पास पैसे हैं, कुछ आपके पास हैं, पर्सन इन होल्डिंग, लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, इन लोगों के पास पैसे हैं। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है और M4 क्या होता है, ठीक है। तो M1 देखते हैं, मनी क्रिएशन, हाँ मनी क्रिएशन देखते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी क्रेडिट थ्रू
fractional reserve banking. When customer deposit money, bank keeps a small fraction as statutory reserve and let the rest out. This left money is deposited back into banks, created further loans and expanding the overall money supply in the economy. जैसे कि इसकी बात हमने की थी अभी ये वाले कॉन्सेप्ट की, कि जिसमें क्या होता है, पैसे आपने जमा किए तो बैंक में जमा करने के बाद ये 100 रुपये लोन तो उन्हें देगा नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और भी सारे बहुत लोगों ने जमा किया, तो क्या किया, एक बैंक में 1 लाख रुपए एक दिन में जमा हुआ, ठीक है। तब पूरे 1 लाख रुपए तो बैंक चढ़ा नहीं देगा लोन पे, राइट, लोन पे चढ़ा नहीं देगा। उसने क्या किया कि 50,000 रुपये अपने पास रख लिया कि डे टू काम भी है। कैसे काम, लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं, पैसे निकालते हैं, तो उनको भी तो देना ज़रूरी है। अब आप कह दे कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है अगले दिन, तो किस बात का बैंक, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो 50,000 रखे हैं इन्होंने क्या रखे हैं, रिजर्व में रख लिया आपने, राइट। और वो रिजर्व में कब काम आएगा, जैसे कि किसी को एफडी लेनी हो, किसी की मैच्योरिटी हो जाती है, तो इन सब में क्या होता है, पैसे चले जाते हैं, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया मनी क्रिएशन, ऐसे ही मनी क्रिएट होती है। कुछ पैसे फिर ये 50,000 रुपये लोन में दे दिया, कुछ लोन में दे दिया, फिर लोन में दे दिया, तो लोन से पैसे आ गए, फिर तो लोन से जब पैसे इनको इंटरेस्ट मिले तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, तो क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रहा है इन कंपैरिजन टू मनी क्रिएट हो रही है, मनी क्रिएट हो रही है। और मैं ये बताऊँ, फाइनेंशियली इंक्लूजन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, जिसमें ये कहा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मनी मल्टीप्लायर, जिससे कि सबसे ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो उसमें एक ऑप्शन था, सी वाला ऑप्शन, अभी भी मुझे याद है कि वो क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था, कि जितने ज़्यादा लोग फाइनेंशियली इंक्लूड होंगे उतने ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमने क्या बनाया, 100 रुपये का 105 रुपये बना दिया, 100 रुपये का 103 रुपये, 2 रुपये इधर भी प्रॉफिट, इसको भी प्रॉफिट हो गया, बैंक को भी प्रॉफिट हो गया, मुझे भी प्रॉफिट हो गया, और इसकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। अब ये जो 100 रुपये लेके गया है, कोई बिजनेसमैन लेके गया है, तो इस 100 रुपये से 200 रुपये बना लिया, ठीक। 100 रुपये क्या, इनको 105 रुपये दे दिया, तो क्या मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी वजह से जनधन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जनधन अकाउंट होल्डर को क्या मिल रहा था, रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड मिल रहे थे, ठीक है, रुपए कार्ड। अब ये क्या है, अब ये एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि लोगों को क्या करना है, फाइनेंशियली इंक्लूड करना है, कि हम क्या मनी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है फाइनेंशियली इंक्लूड करने का लोगों से, जैसे कि डीबीटी में फॉर्मेशन हो, राइट। तो जब हमने पढ़ा था कि जो जनधन का मेन मोटो एक क्या था, तो वही क्या है कि जनधन तो एक फाइनेंशियली इंक्लूड तो करेंगे ही करेंगे, फिर डीबीटी के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल था, राइट, जिसमें मिडिल मैन को हम अलग कर दे रहे थे, ऑलराइट, डायरेक्ट खाते में धनराशि पहुंच रही थी, ओके। तो ये बातें रही, तो ये रहा मनी मल्टीप्लाई, मनी का कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है। अब आते हैं लिक्विडिटी एग्रीगेट्स क्या होते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स M1, M2, M3, M4 along with reserve money M0 to measure money supply. They differ the liquidity with base width. अब देखिए, बेस की विड्थ से ये क्या करते हैं, मनी को सेग्रीगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी कहा, अभी हमने क्या कहा कि जो मेन मनी है वो क्या है, M0 है, M0 है, जिसमें क्या होता है, आरबीआई ये बताता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे ये काम करना है, ठीक है। फर्दर एक और क्लासिफिकेशन दिखाता है कि M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि M1 में कौन कौन से पैसे आते हैं, ठीक है। M0 में पहले देख लेते हैं, M0 में क्या क्या आते हैं। तो M0 करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, अदर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, ठीक है। जो करेंसी सर्कुलेशन में है, जो करेंसी क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, बैंकर्स मनी विथ आरबीआई एंड आरबीआई मनी, एंड बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, यानी कि अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब देखिए, ये जो M0 है, ये क्या है, M0 में कितने लोग आएंगे, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, जो कि ये करेंसी सर्कुलेशन में है, ये सर्कुलेट हो रही है, ये मेरे पास है 5 रुपये, आपके पास कुछ पैसे होंगे, जो भी सर्कुलेट हो रही है मनी, करेंसी सर्कुलेट हो रही है,
वो किस में आती है, ये आती है कि एम नॉट में, हाँ वो मेन पैसा है, ठीक है, जो सर्कुलेशन में चल रही है पैसे। उसके बाद बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, बैंकों ने कुछ पैसे कहाँ डिपॉजिट किए हैं, आरबीआई में। आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट है, बैंकों का डिपॉजिट है, बैंक्स के डिपॉजिट है। तो बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं ये भी किस में आएंगे, ये भी किस में आएंगे, ये भी एम नॉट में आएंगे। और आरबीआई के पास और भी डिपॉजिट्स हैं, अदर डिपॉजिट्स और भी डिपॉजिट्स हैं, वो भी कहाँ पे आएंगे, वो भी आएंगे हमारे एम नॉट में, ठीक है। बैंकों आरबीआई के पास भी तो और भी पैसे हैं, राइट, तो वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एक्चुअली एम नॉट में। तो हमारा एम नॉट याद रखना है। एम नॉट क्या होता है कि जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है, बैंकों के पास जो आरबीआई के पास बैंकों का पैसा है और जो अदर आरबीआई के पास पैसा है वो भी क्या है, वो एम नॉट में आता है। इसमें इंक्लूड ये नहीं करना है कि जो भी बैंक है वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहले में एम नॉट में आरबीआई करना है। आरबीआई के पास जितना पैसा है और मेरे पास जितना पैसा है, यानी कि जो सर्कुलेशन में पैसा है वो कहाँ आएगा, एम नॉट में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं एम वन में। एम वन में कितने लोग का पैसा है, तो एम वन करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब देखिए पहला तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे हम अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। आरबीआई के पास जितनी डिपॉजिट्स हैं, उसके बाद पब्लिक मनी, ठीक है। फिर करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितने पैसे हैं ये कहाँ पे आएंगे, एम वन में आएंगे, ठीक है, ये एन वन में आएंगे। अब देखिए जो एम नॉट का बेस था लिक्विडिटी, अब आपको याद है कितना लिक्विड है, अब आप अंदाजा लगाइए कितना लिक्विड है। ये रिजर्व्ड है, हाई पावर्ड मनी है, मोस्ट लिक्विड, नैरोवेस्ट बेस। अब ये क्या है, ये जो हमने देखा आरबीआई के पास क्या है, पैसा है, तो वो क्या है, एकदम मेन पैसा है, ठीक है, वो क्या है, मेन पैसा, हाई पावर्ड मनी, इसको वो हम बोलते। एक PYQ था, नाबार्ड वगैरह का, किसी बैंकिंग सिस्टम का पेपर था, उसमें क्या था, एम नॉट पूछा था कि एम नॉट क्या है, तो हाई पावर्ड मनी था, ठीक है, ओके। तो ये रहा अब एम वन। अब देखिए लिक्विडिटी की देखते हैं। अब जैसे हमने बात की थी, एम वन क्या है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपके पास पैसे हैं, जो भी पैसे आरबीआई के पास है, अब ये क्या हो गया, मोर लिक्विड हो गया इन कंपैरिजन टू एम नॉट से क्या हो गया, ये ज़्यादा लिक्विड हो गया, ठीक है, हाईली लिक्विड हो गया, ठीक है, इतनी समझ में आ रही, ओके। आगे बढ़े, ये हो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं कि आप कुछ चीज़ें डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने देख लिया यहाँ पे, एक है टाइम डिपॉजिट और एक हो गया डिमांड डिपॉजिट। टाइम क्या, एक आपको टाइम दे दिया गया है कि हाँ तभी आपको पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एफडी क्या है, टाइम डिपॉजिट है, उससे पहले आप नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो आपके चार्जेस कटेंगे। डिमांड डिपॉजिट, मुझे अभी डिमांड है, अभी चाहिए मुझे। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपने क्या किया, एटीएम लगाया, पैसे निकाल दिए, क्यूआर से पेमेंट करना है, कर दिया। अब ये नहीं करेगा ना कि नहीं मैं 2 दिन बाद तुम पेमेंट करना, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ओके। अब आते हैं M2 में, ठीक है। M2 में क्या होगा, M2 में इंक्लूड करना है हमको पूरा M1, जो भी M1 है उसको हमें इंक्लूड करना है। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब देखिए, अब एक और नया रोल आ गया, जो भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये कहाँ पे आ जाएंगी, अब M2 में आ जाएंगी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, M2 में आ जाएंगी। अब देखिए पोस्ट ऑफिस में क्या है, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स हैं, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। जो भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स हैं, अब क्या होता है, ये वाली मोस्टली ये जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग होती है, ये क्या होती है, टाइम डिपॉजिट होती है। ये क्या होती है, टाइम डिपॉजिट होती है। फॉर एग्जांपल एक PLI स्कीम होती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको हर महीने आपको पैसे जमा करने होते हैं, जैसे 2000, 3000, 4000, जैसे भी होता है। उसमें क्या होता है कि 20 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने अमाउंट के लिए होता है, ठीक है, इतने ड्यूरेशन के लिए होता है। जिसमें आपको क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 लाख दिए, तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपका कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, तो वो आपको गवर्नमेंट कितना देगी, जो पोस्ट ऑफिस है वो कितना देगी, वो आपको करीब 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, जैसा बनता होगा, जो भी इंटरेस्ट, जो भी बॉन्ड होगा आपको मिलेगा,
ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, M1 में लिक्विडिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आ गया, आप समझ ली कि उससे ज़्यादा लिक्विड कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो M2 में क्या आ गया, अब M2 में ये टाइम डिपॉजिट आ गया। ठीक है, अब टाइम डिपॉजिट आ गया तो अब ये क्या हो गया, लेस लिक्विड हो गया, लेस लिक्विड हो गया इन कंपैरिजन टू M1 से क्या लेस क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, अब इसके हम एनालिसिस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने डेटा लिख दिया, अभी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि वाई। अब आते हैं M3 में। M3 में क्या होगा, M3 में M1 और टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंकिंग सिस्टम, विद बैंक्स लिख देते हैं। अब M1 तो लिक्विड है, चलो ठीक है मान लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, टाइम डिपॉजिट आ गया, तो अब ये क्या हो गया, लेस लिक्विड हो गया। टाइम डिपॉजिट क्या मतलब FD, आपने जो FD कराई है क्या वो लिक्विड होती है? नहीं, वो लिक्विड नहीं होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। RBI's प्राइमरी टारगेट एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस, मॉनेटरी रिसोर्सेस। अब जो पैसे कमाती है, जो भी बैंकिंग सिस्टम पैसे कमाता है, मोस्टली कहाँ से कमाता है, ये M3 से कमाता है। ठीक है, ब्रॉड मनी से। अब इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। और ये क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। कैसे ब्रॉड है, इसमें M1 इंक्लूडेड है, यानी कि आपके पास सेविंग अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट भी है, इसकी डिपॉजिट है, पब्लिक के पास डिपॉजिट है, अब डिमांड डिपॉजिट है, राइट, अदर डिपॉजिट भी है। तो वो कहाँ पे आ जाती हैं, अब सब बहुत बड़ा इसका बेस हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, M3 में आ जाता है। तो M3 को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। क्योंकि ब्रॉड आपको दिख रहा होगा क्योंकि M1 इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखिए, फिर हम आते हैं M4 पे। M4 पे आते हैं। M4 में क्या है, M3 है प्लस M3 के साथ क्या है, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। और टोटल डिपॉजिट आ जाती है क्या, पोस्ट ऑफिस की, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या हो जाता है, विथ पोस्ट ऑफिस। फिर अब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है M4, राइट। जो भी बात होती है हमारे इकोनॉमी में मनी को लेके, तो मोस्टली किसकी बात होती है, हम किसकी बात करते हैं, M3 की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि M3 में क्या आता है, आपके पास पूरा टाइम डिपॉजिट है इसमें, और एक है टाइम डिपॉजिट हो गया, और एक हमने क्या बताया था अभी, ये डिमांड डिपॉजिट, सॉरी, ये हो गया, एक हो गया डिमांड डिपॉजिट। तो M1 में क्या आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट। और क्या आता है, जो RBI के पास पैसा है वो आ जाता है। तो अब बचा क्या, सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही तो नहीं गया है, राइट। तो ये क्या हो गया, अब लेस लिक्विड हो गया। ठीक है, फिर ये भी क्या हो जाएगा, अब लेस लिक्विड हो जाएगा। ये भी क्या है, लिक्विडिटी इसकी कम है। तो मोस्टली लिक्विड कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा होता है, ये M1 होता है। ठीक है, M1 होता है। ऑलराइट, तो ये रहा क्लासिफिकेशन मनी का, राइट, ये मनी का क्लासिफिकेशन रहा। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज़ और लिखा है कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि इस इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शन होता है उसको इस जो क्लासिफिकेशन, मनी का क्लासिफिकेशन, इसको बाहर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि SBI को खैर क्या, एक पंजाब नेशनल बैंक है, PNB है। ठीक है, PNB को पैसे की ज़रूरत पड़ी, रातों रात पैसे की ज़रूरत पड़ी कि यार मेरा भी काम हो नहीं पा रहा है, तो मुझे कुछ पैसे भेज दो। ठीक है, तो SBI क्या करेगा, पैसे इनको भेजेगा, SBI पैसे भेजेगा। तो SBI जब पैसे भेजेगा तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना, ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होती, मनी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होती, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं मनी मल्टीप्लायर पे। मनी मल्टीप्लायर अभी हमने देखा, मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन द मॉनेटरी बेस M0 एंड द टोटल ब्रॉड मनी सप्लाई। देखिए ब्रॉड मनी की बात हो रही है, तो जो भी ब्रॉड मनी है हमारे पास, यानी कि M3 वो M0, इसी को हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। मनी मल्टीप्लायर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या, हायर CRR और SLR एक्ट्स एज लीकेज। इफ CRR एंड SLR इंक्रीजेज, बैंक्स मस्ट टू कीप मोर आइडल विच रिड्यूसेस द मनी मल्टीप्लायर। अभी बताते हैं,
Currency deposit with currency deposit ratio reflects the banking habits in the people. If people hold less cash and deposits more in bank, the money multiplier increases. अभी हमने बात की थी कि अगर लोग अपने पास पैसे कम रखेंगे, बैंकों में ज़्यादा पैसे रखेंगे, यानी कि कैश डिपॉजिट रेशियो यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो कितना डिपॉजिट करते हैं वो डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर पे। बहुत ज़्यादा अगर पैसे कैश बहुत ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम में होगा तो वो क्या होगा, जो मल्टी मल्टीप्लायर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसकी बात हमने की थी। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। ओके, अब मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, जो ये सभी देखते हैं। स्टार्टिंग में जिसकी बात की थी कि ये जो जितना क्वालिटेटिव टूल क्वांटिटेटिव टूल्स क्या क्या देखते हैं, तो ये लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं, ठीक है। और अभी 3-4 अगस्त को क्या हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी की एक बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि रेपो रेट को सेम रखा गया था। तो ये रेपो रेट क्या है, रीपर्चेजिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रीपर्चेजिंग ऑब्लिगेशन, उसमें बात होती है कि इस बार जो रेपो रेट है, रेपो रेट बहुत सुना जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट ही देखते हैं। ऑलराइट, ओके। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 2016 में बनाई गई थी टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कलेक्टिव विजडम टू इंटरेस्ट रेट सेटिंग इन इंडिया। अब ये क्या करते हैं, ये जो आरबीआई है, ये सब कुछ पैसे का जितना भी हिसाब किताब होता है सब यही डिसाइड करता है। यानी कि जो रेट्स होते हैं वो उसमें गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती कि 5% रेट होना चाहिए, 4% होना चाहिए। ये सोल्ली कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। तो आरबीआई के अंदर ही एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं अभी देखेंगे। 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं। अब ये लोग कितने 4 बार मिलते हैं एक साल में, ठीक है। हर 3 महीने पे मिलते हैं और हर 3 महीने पे मिलकर रेट डिसाइड करते हैं कि हाँ रेट क्या चल रहा है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि रेपो रेट सस्ते कर दिए गए थे, 25 बेसिस पॉइंट्स बोला जाता है, 50 बेसिस पॉइंट्स। तो ऐसे करके 3 टाइम में 1% के करीब रेट कम कर दिया गया था, जिससे कि क्या हुआ कि जो इकॉनमी है उसको अच्छा पुश मिल सके, ठीक है। तो आइए, तो ये क्या है, ये जो बॉडी है ये कौन सी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, अमेंड किया गया 2016 में, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑलराइट, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि कानून से बनाई गई बॉडी। ऑलराइट, पॉलिटिकल लेक्चर्स याद है, ओके। कितने लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं। 3 आरबीआई साइड से होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर, यानी गवर्नर तो एक ही होते हैं, सॉरी, और एक ऑफिसर होते हैं। 3 एक्सटर्नल लोग रहते हैं। कौन अपॉइंट करता है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो एमपीसी कमेटी में 3 क्या होते हैं, 3 में एक आरबीआई से होते हैं, 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं। कौन कौन से, गवर्नर, फिर डेप्यूटी गवर्नर और एक होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं, 1 ऑफिसर, ठीक है, एक ऑफिसर होते हैं। उसके बाद और 3 लोग जो होते हैं वो 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो कुल कितने लोग रहे, 6 लोग रहे। अब देखिए, आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ऑलराइट, ओके। वोटिंग कैसे होती है कि मान लीजिए कि 3-3 लोग हैं और 3-3 का टाई हो गया, तो किसी डिसीजन पे कुछ हो ही नहीं पाया। तो फिर क्या करते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो एक टाई मैच खेलते हैं, यानी कि अपना कास्टिंग वोट प्रोवाइड करते हैं। कास्टिंग वोट किसके पास होता है, गवर्नर के पास होता है, ठीक है। और गवर्नर क्या करते हैं, कास्टिंग वोट अपना डालते हैं, जिससे कि ये जो टाई है उसको ब्रेक मिल जाए और कोई एक डिसीजन फाइनल हो पाए। ऑलराइट, ओके। ये रहा कास्टिंग वोट हो गया। फिर मीटिंग, 4 मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर ये मिलते हैं। कुछ टाइम क्या हुआ था, कोविड के टाइम में ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा मिलने लगे थे, राइट, कोविड के टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को पुश करने की ज़रूरत थी, तो ये बातें थी, ठीक है। तो मोस्टली रिक्वायर्ड टू मीट, कम से कम 4 बार एक साल में मिलनी चाहिए, यानी कि हर 3 महीने पे, ठीक है। एक है मैंडेट, मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट 4% विद टॉलरेंस बैंड +2 -2 इतने रेंज पे सेटअप बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि पैसों का हिसाब किताब, सारे रेट्स का हिसाब किताब कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इनको एक टारगेट मिला हुआ है, इनको क्या मिला हुआ है, एक टारगेट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से एक टारगेट मिला हुआ है कि आप क्या करिए, आपके पास जो भी महंगाई दर है हमारे इंडिया में, महंगाई दर क्या है वो आगे हम बढ़ेंगे कि
एटलीस्ट आप इतना समझिए महंगाई दर से कि हमारे देश में महंगाई कितनी है, कितने परसेंट महंगाई है, ठीक है। तो उसको आरबीआई को टारगेट मिला है, एमपीसी को टारगेट मिला है कि आप जो ये महंगाई है ना, महंगाई है वो 4% ±2% के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2 से 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए, ठीक है। और महंगाई होने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि महंगाई होनी ही नहीं चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, राइट। अब एम्प्लॉयमेंट वगैरह डिपेंड करेगा, वो उसकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो एमपीसी को टारगेट दिया गया है कि 2 से 6% के बीच में आपके पास आपका जो टारगेट है उसको कंप्लीट रखना है, ठीक है। इसी के बीच महंगाई होनी चाहिए, नहीं इससे ज़्यादा कम होनी, इससे कम होनी चाहिए 2% से, नहीं 6% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मिला हुआ है एमपीसी का टारगेट, और हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे इन्फ्लेशन वाले लेक्चर्स में, ठीक है, इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में, ओके। ये रहा। अब जो इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता है, और ये क्या है, पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, ठीक है, किसका, यूपीएससी का, ठीक है। जो इन्फ्लेशन मेज़र करता है आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन मेज़र करता है, इन्फ्लेशन मेज़र करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। अब ये क्या है, ये हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो भी कौन सा वाला, कंबाइंड वाला, कंबाइंड वाला, ठीक है। तो कंबाइंड वाले पे क्या करता है, इसी से इन्फ्लेशन अपना क्या करता है, मेज़र करता है, ठीक है। इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं होता है। द टारगेट इज सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई वंस एवरी 5 ईयर, एक 5 साल में एक बार क्या होता है, इसको किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल्स पे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ये वाला जो हमने किया था, एक फ्लो चार्ट बनाया था, ये क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी है इसमें। एक्चुअली में देखिए, अगर आपको सिंपल अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल्स है, राइट, तो उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट, अमाउंट होना चाहिए, राइट। क्वालिटेटिव में सिर्फ क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें कुछ अमाउंट की बात नहीं की गई। तो इसमें इसलिए क्या किया गया, मोरल सुएशन, यानी कि मोरली किसी को परसुएड करना होता है, ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स पे कि व्हाट आर क्वांटिटेटिव टूल्स एंड हाउ दे वर्क, एंड क्या अफेक्ट करते हैं हमारे कैश फ्लो के बारे में। क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स। तो पहला हम देखते हैं सीआरआर और एसएलआर। पहले सीआरआर देखते हैं, पहले सॉरी सीआरआर देखते हैं, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। और ये क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स का एक पार्ट है। ऑलराइट, मान लीजिए किसी बैंक में 100 रुपये जमा हुए हैं, 100 रुपये जमा हुए, तो इसके कुछ पैसे एनडीटीएल, पहले एनडीटीएल समझते हैं, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, जैसे कि 100 रुपये बैंक के पास, मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 जमा करते हैं, 100 रुपये क्या है, 100 रुपये बैंक थोड़ी है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। 1000 रुपये बैंक में जमा हुए, ठीक है, बैंक में इनपुट हुआ, ये इनपुट हुआ, ठीक है। आउटपुट कितना हुआ, यानी कि उस दिन कितने लोगों ने पैसे निकाल लिए अपने अकाउंट से, तो ये हम किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 500 रुपये लोगों ने निकाल लिए, ठीक है, 500 रुपये लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। तो नेट कितना बचा बैंक के पास उस दिन की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आज है 17 अगस्त, तो 17 अगस्त की बात करते हैं, ठीक है, 17 अगस्त की, कि 17 अगस्त को एसबीआई बैंक में इस ब्रांच में इतना ट्रांजेक्शन हुआ, 1000 रुपये जमा हुए, 500 रुपये निकाले गए, तो नेट उसके पास कितना बचा, 500 रुपये बचा, ठीक है, 500 रुपये बचा। अब 500 रुपये बच गए, अब क्या करेगा कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स है उसमें क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो ये कहता है कि इसका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का, नेट डिमांड टाइम एनडीटीएल का, मान लीजिए कुछ हिस्सा किसको भेजें, आरबीआई को भेजें, आरबीआई को भेजें, यानी कि 500 रुपये का मान लीजिए कि 5%, 10%, 18, 20% क्या करना है, आरबीआई को भेजना है, यानी कि 100 रुपये भेज दिए किसको, आरबीआई को, एज अ फॉर्म ऑफ सीआरआर, ठीक है। अब देखिए सीआरआर एकदम पैसे भेजने हैं, शाम को पैसे भेजने हैं भाई, ऐसा होता है ये, ठीक है, यानी कि हर एक बैंक रोज शाम को पैसे भेजता है अपने सीआरआर के, किसको, आरबीआई को, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इसी को बोलते हैं। अब देखिए फिर आता है एक एसएलआर, फिर आता है एक एसएलआर, एक आता है एसएलआर,
स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, एसएलआर में क्या होता है कि ये जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या होता है कि बैंक जो अपने पास रखते हैं, बैंक क्या करते हैं अपने पास रखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो पैसे जो गए हैं ये पूरे कैश फॉर्म में गए हैं। ठीक है, अब ये जो 500 रुपये हैं, मान लीजिए 100 रुपये चले गए, बचे इसके पास कितने 400 रुपये, 400 रुपये बचे। तो 400 रुपये ज़रूरी नहीं है कि 400 रुपये कैश में ही रखें। एसएलआर का मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ रखें, कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर या फिर गोल्ड में रखा हो, तो गोल्ड में कुछ हिस्सा अपने पास रख पाए, जैसे कि उसका 10%, तो यानी कि 40 रुपये का 40 रुपये किस में रख पाए, 40 रुपये रख पाए एसएलआर में, अपने पास रखना है इसको लोन में नहीं देना है। तो इसके पास कितने बचे अब 360 रुपये, 360 रुपये। तो एसएलआर अब ये हो गया। तो एसएलआर क्या होता है कि बैंक जो होता है अपने पास रखता है पैसे, और किस फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कैश के फॉर्म में ही रखे, और हाँ कैश के फॉर्म में भी रख सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सीआरआर जो होगा प्योरली कैश में होगा और ये कैश में नहीं होगा। ठीक है, तो अब कितने बचे इसके पास 360 रुपये। अब जो भी ये काम करेगा, किसी को लोन देना है, तो किस पे काम करेगा, आप 360 रुपये में से ही देगा, ये नहीं छुएगा 140 रुपये, यानी कि इसके क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। ठीक है, ब्लॉक हो गए, यानी कि इकोनॉमी से पैसे 140 रुपये चले गए। ऑलराइट, ओके, ये रही बात। अब क्या होता है, ये जो सीआरआर है इस पे आरबीआई में जमा किया, ये आरबीआई इसको इंटरेस्ट पेड नहीं करता है, कोई भी ब्याज नहीं देता है बैंक्स को। एसएलआर में क्या होता है, ब्याज मिलता है। बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड अंडर एसएलआर। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट मिलता है। ऑलराइट, ओके। प्राइमरी पर्पस क्या होता है, रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन इकोनॉमी डायरेक्टली। अब ये क्या करता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इंश्योर्स बैंक सॉल्वेंसी एंड फोर्सेस इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन डेट। अब देखिए, सीआरआर एसएलआर का मतलब ये होता है कि बैंक क्या करे, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो ये, जैसे कि पीएमसी बैंक था एक, महाराष्ट्र बैंक करके, उसमें ये हो गया। उसमें क्या किया था, सब एसएलआर उन्होंने रखा ही नहीं था, सब क्या कर दिया था, लोन में दे दिया था। और जब पता चला कि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, तो लोग एकदम अचानक से सारे लोग चले गए। मान लीजिए कि 1000 रुपये लोग जमा किए थे और उसके पास 360 रुपये हैं। किसी ने कह दिया कि यार देखो, एसबीआई का जो हजरतगंज का ब्रांच है उसमें पैसे ही नहीं है, मतलब एसबीआई बंद होने वाला है, फॉर एग्जांपल, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या लोग भाग जाएंगे, एकदम दौड़ेंगे, भाई मेरे पैसे। तो भाई उसके पास 360 रुपये ही हैं। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, एसएलआर हटा देते हैं, सीआरआर तो जमा करता है, उसके पास 400 रुपये हैं और मांगने वाले इतने लोग हैं, कैसे वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा। ठीक है, यानी कि इनपुट उसमें हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। तो यही हुआ था पीएमसी बैंक के साथ। ओके, तो ये रही बात है। अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पैसे समझ में आ रहे हैं कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आरबीआई क्या करे, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है। अगर आरबीआई, आप एग्जांपल आप खुद आंसर करिएगा, अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देती है, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, सीआरआर बढ़ा देती है। ठीक है, आरबीआई सीआरआर बढ़ा देती है, तो मनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो पैसे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि मनी क्या होगा, मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई के पास ज़्यादा पैसे चला जा रहा है। पहले कितना जा रहा है, मान लीजिए कि ये 500 रुपये का 100 रुपये 500 का 100% जा रहा है, यानी कि 20% यहाँ जा रहा है। अब ये करे कि नहीं, मुझे सीआरआर अब 30% चाहिए, तो अब तो ज़्यादा पैसे चले गए ना। अब इसके पास 150 रुपये चले गए, तो बैंकों के पास पैसे कितने बचे, 350 में कितने चले गए। अब एसएलआर भी जाएगा, एसएलआर में भी चला जाएगा, तो इसके पास तो कम ही बचा है ना पैसा, 300 रुपये के आसपास बचे इसके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सीआरआर बढ़ाया जा रहा है तो मनी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एसएलआर बढ़ाया जा रहा है,
SLR बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा, तो भी मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SLR में आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप पैसे दबा के रखिए, बाहर लोन में नहीं चढ़ाने। तो मान लीजिए कि यहाँ बढ़ गए तो अब इसके पास 200 रुपये बचे, तो बैंक बेचारा पहले जिसको 360 रुपये बच रहे थे अब 200 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, सेम एज यानी कि सेम एज क्या होगा कि अगर CRR को कम कर दिया गया है तो मनी सर्कुलेशन क्या होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 20% है, अब कहेगा कि नहीं मुझे 10% चाहिए CRR। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको कितना चाहिए, 50 रुपये। तो पहले कहाँ 150 रुपये जा रहे थे, अब 50 रुपये जा रहे हैं, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा किसके पास बचे, बैंकों के पास। यानी कि बैंकों के पास क्या बचे, बहुत ज़्यादा पैसे बचे, किसको चढ़ाने के लिए, मनी मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि लोन देने के लिए। तो क्या प्रॉफिट इसके, मनी सर्कुलेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। सेम एज SLR को अगर हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो मनी सर्कुलेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, आसान है, बहुत आसान है। अगर कुछ भी बढ़ेगा, कुछ भी बैंक RBI कोई भी रेट बढ़ाएगा, अभी हम ये बात करेंगे जब रेपो रेट वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। अगर CRR बढ़ा, SLR बढ़ा, तो मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा साइड करने पड़ेंगे। CRR घटा, SLR घटा, तो मनी सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये रहा। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसी का पार्ट है ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, इसी का पार्ट है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं OMO। ठीक है, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बताना पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देख लेते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पेपर रखा। ठीक है, एक पेपर पे साइन करके कहा कि एक पेपर पे साइन किया और इसमें लिखा, ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस पे लिखा कि आप मुझे क्या करिए, 100 करोड़ रुपए दीजिए, मैं क्या बना रहा हूँ, एक रोड बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, आप 100 करोड़ रुपए मुझे अभी दीजिए, आप 5 साल बाद यानी कि 10 साल बाद, 10 ईयर बाद आप क्या ले जाएंगे, आप मुझसे 10% का इंटरेस्ट लेके और पूरा चले जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटीज़ लॉन्च कर दी। अब क्या हुआ, आरबीआई को कहा जाता है कि भाई एक काम कर, ये मैंने सिक्योरिटी बनाया तो इसको बेच। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने बेच दिया। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए। 100 करोड़ रुपए चाहिए तो अब क्या करेगी, ये जो सिक्योरिटीज़ है इसको अब क्या करेगी, बेचेगी। कि भाई कोई बैंक है 10 साल के लिए दे देगा 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को। और क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक क्या है, एक ट्रस्ट है। गवर्नमेंट क्या है, सरकार, हमारे देश की सरकार क्या है, एक विश्वास है, विश्वास पे चलती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट टू एडजस्ट सिस्टम लिक्विडिटी। आरबीआई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए अब ये क्या करेगी, आरबीआई सेल करेगी। अब अगर आरबीआई ने बेच दिया, ठीक है, मान लीजिए कि आरबीआई के पास ये अभी है, आरबीआई के पास है अभी, एसबीआई ने कहा कि ठीक है मैं दे रहा हूँ, मैं 100 करोड़ रुपये दे रहा हूँ तुमको। अब आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने इसको ये ट्रांसफ़र कर दिया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब किसके पास चली गई, एसबीआई के पास। और एसबीआई ने आरबीआई को कितने दे दिए, आरबीआई को कितने दे दिए, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये आरबीआई उठा के किसको दे दिया, आरबीआई उठा के गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, पैसे दे दिए। अब देखिए ये 100 करोड़ की बात करते हैं, ये जो 100 करोड़ है ये तो एसबीआई के पास थे। ये 100 करोड़ एसबीआई क्या 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 कर सकता था, लोन में चला सकता था, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता था। ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता था, यानी कि इस 100 करोड़ रुपए से बहुत पैसे कमा सकता था। लेकिन क्या हुआ, आरबीआई ने कहा कि नहीं, मार्केट से क्या करो, पैसे निकाल लो। तो 100 करोड़ रुपए जो इसके पास थे अब क्या चले गए, अब आरबीआई के पास चले गए। ठीक है, आरबीआई यानी कि गवर्नमेंट के पास चले गए। तो यानी कि क्या हुआ, मार्केट से ये क्या कर रहा है, आरबीआई अगर क्या कर रहा है, बेच रहा है,
बेच रहा है, अगर बेचेगा तो पैसे उसको मिलेंगे, तो यानी कि मार्केट से, जो भी मार्केट है वहाँ से पैसे कहाँ चले जा रहे हैं, पूरे आरबीआई के पास चले जा रहे हैं। तो मार्केट से क्या कर रहा है, शक कर ले रहा है पैसे, ठीक है। तो लिक्विडिटी को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी को कम कर दे रहा है। अगर ये 100 करोड़ रुपए रहता तो और भी मार्केट लिक्विड होता, ठीक है। सेम एज। अब देखिए आरबीआई क्या करता है, अब एक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। अब क्या करता है, अब ये किसके पास है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेम 100 करोड़ की है, 10% है, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट का यहाँ पे साइन है। अब ये किसके पास है, एसबीआई के पास है, ठीक है, एसबीआई के पास है। आरबीआई के पास अब क्या है, आरबीआई ने कहा कि एक काम करो, ये जो 100 करोड़ थे तुम्हारे पास, ये जो तुमने बॉन्ड रखा है, एक काम करो तुम मुझे दे दो, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं, और पूरे होने के बाद तुम ये क्या कर दो, मुझे दे दो। तो ये आरबीआई को क्या कर देगा, दे देगा, और आरबीआई बदले में एसबीआई को क्या करेगा, एसबीआई को 100 करोड़ रुपए प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गई, लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या हो गई, लिक्विडिटी, क्योंकि एसबीआई के पास अब पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो अगर आरबीआई अगर बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता है तो लिक्विडिटी कम होती है, और अगर आरबीआई बेचता है, आई मीन खरीदता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आरबीआई बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई टेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेज मनी टू पब्लिक बैंक, बैंकों के पैसे भरते हैं, उससे क्या होता है, इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी। अगर खरीद रहा है तो आरबीआई, अगर बेच रहा है तो एब्जॉर्व लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, ठीक है। ये बातें रही। तो अब ये बातें जो हैं, ये बातें कहाँ पे आती हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में आती हैं, ठीक है। समझ में आया, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। समझ में आया। इसमें क्या है, रेट बढ़ाने का है, रेट घटाने का है, और यहाँ पे क्या है, खरीदने और बेचने का, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वालिटेटिव एंड रेट बेस्ड टूल, जिसमें आते हैं रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, allows bank to borrow or deposit money overnight. It operates within a policy rate corridor that manages volatility in call money market. ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये होती है कि बैंकों को उधार मांगने के लिए, उधार किसी से ले सकते हैं, उधार पैसे जमा कर सकते हैं रातों रात, वन नाइट के लिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। जिसमें हमने अभी बात की थी कि एसबीआई से पैसे मांगता है कौन, पीएनबी मांगते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं, कौन कौन से टूल होते हैं, तो एमएसएफ, रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखिए रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट इसका फुल फॉर्म होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, सॉरी, ठीक है, रीपरचेज्ड ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है कि ये एक ऐसा रेट है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, किसके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, राइट। इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, एसएलआर सिक्योरिटीज़ यूज़ हो सकती है, पॉलिसी रेट, सेंटर ऑफ कॉरिडोर। अब देखिए इसमें देखिए, जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात की थी, तो मान लीजिए कि एसबीआई के पास वो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई के पास है, और इसमें कितने हैं, 100 करोड़ है, 10 साल के लिए है, और 10% है। अब ये किसके पास है, एसबीआई के पास है, ठीक है। एसबीआई के पास पैसे अब नहीं है, एसबीआई के पास ये सिक्योरिटी है, और इसको किस में रखा है, एसएलआर में रखा है, एसएलआर में रखा है, ठीक है। अब इसके पास पैसे नहीं है, अब इसको पैसे चाहिए, ठीक है, इसको पैसे चाहिए, तो अब ये जाएगा कहाँ पे, आरबीआई के पास। अब आरबीआई को ये कहेगा एसबीआई कि भाई आरबीआई बड़े भैया, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और मुझे चाहिए शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन नहीं चाहिए, बहुत सालों के लिए नहीं चाहिए, मुझे कम महीनों के लिए चाहिए, दिन के लिए चाहिए। तो कहेगा कि ठीक है, तो कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे लोन दे दूँ, तुम यार लोन लेके भाग जाओ, तुम ना चुकाओ, तो मैं कैसे करूँगा। तो कहें कि ठीक है भैया, बड़े भैया, आप ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अब मैं इसको आपके पास कोलैटरल के रूप में रख देता हूँ, ठीक है,
और आप मुझे इसके अगेंस्ट 50 करोड़ रुपए दे दीजिए, ठीक है, 50 करोड़ 100 करोड़ ले लेते हैं, वो हिसाब बराबर रहेगा। उसने कहा कि आप मुझे 100 करोड़ रुपए दे दीजिए और ये 100 करोड़ इसके बदले में आप ये रख लीजिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ये मेरे पास SLR में पड़ी है, इसको आप रख लीजिए, ठीक है। अब RBI ने कहा ठीक है। अब SBI को लगा कि ठीक है मिल जाएगा। RBI ने कहा कि नहीं, मुझे इसके ऊपर ब्याज चाहिए, ब्याज लगेगा, कि मैं अगर तुमको पैसे दे रहा हूँ तो मुझे पैसे चाहिए, ब्याज चाहिए इस पर। तो कहेगा कितना परसेंट? तो कहेगा 5%, 5.3% अभी शायद रेट चल रहा है। तो कहेगा 5%। तो कहेगा कि कितने दिन में वापस कर देगा बेटा? 30 दिन में, 30 दिन में, ठीक, 30 दिन में मैं वापस कर दूंगा, SBI ने कहा। अब RBI क्या करेगा? RBI इनको 100 करोड़ रुपए देगा और SBI क्या करेगा? 30 दिन बाद, 31वें दिन बाद, अब ये कितना रुपए दे देगा इनको दे देगा 5% पे, यानी कि 105 करोड़ 30 लाख रुपए क्या कर देगा इनको, RBI को दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे रीपर्चेज लिखा है। रीपर्चेज यानी कि ये वाली जो सिक्योरिटी है आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपसे ये खरीदने का वचन देता हूँ कि मैं क्या करूँगा, फिर से ये सिक्योरिटी खरीदूंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी का उल्टा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिसमें क्या होता है, जिसमें RBI जो होता है वो ये गवर्नमेंट SBI को पैसे देता है, खुद पैसे देगा और ये क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा और खरीदने के बाद जो रिवर्स रेपो रेट है इस पे कोई भी ब्याज नहीं देगा SBI को, ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है RBI का ये वाला। अगर ये आप समझ गए तो ये वाला आसान है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? पेनल ओवरनाइट बॉरोइंग फॉर बैंक्स क्या मांगते हैं? बैंक्स ओवरनाइट, रात भर के लिए कुछ चार्ज पैसे मांगते हैं उधार, ठीक है। इसमें कोलेटरल ज़रूरी होता है, ठीक है। कैन डीप इनटू SLR कोटा अप टू 2% ऑफ NDTL का 2% तक इसमें कोटा जा सकता है MSF में। सीलिंग ऑफ LFF कितना होता है? इसका जो परसेंटेज होता है, अगर MSF में आप पैसे लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट RBI से अगर आप एक दिन के लिए लोन लेते हैं, कोई बैंक अगर लोन लेता है एक रात के लिए, तो कितना देता है वो? 2% NDTL का कोलेटरल देता है, यानी कि बंधकी कहते हैं ऐसे। फिर क्या करता है? इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है? रेपो रेट तो होता ही है, प्लस 0.25% होता है, ठीक है, ओके। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसी रेट को लेके क्या करती है? मीटिंग करती है और यही रेट सिर्फ वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, ओके। फिर अब आते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओवरनाइट डिपोजिशन एब्जॉर्प्शन बाय RBI, नो कोलेटरल प्रोवाइडेड बाय RBI। अब देखिए SDF क्या होता है? SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब क्या करेगा? ओवरनाइट डिपॉजिट एब्जॉर्प्शन बाय RBI। अब मान लीजिए कि ये जो बैंक्स हैं और यहाँ पे क्या है? RBI है। RBI को लगा कि इन बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है, तो क्या करना है? मुझे पैसे लेने हैं। तो रात भर के लिए क्या कर लेगा? पैसे अपने पास जमा करवा लेगा, ठीक है। SBI को फ़ोन करेगा, कहेगा कि एक काम करो, तुम 200 करोड़ रुपए लेके मेरे ऑफिस में पहुँच जाओ और RBI में जमा कर दो। RBI में जब जमा कर देगा ना, तो RBI SBI को इंटरेस्ट नहीं देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। और इसमें कोई कोलेटरल RBI थोड़ी देगा। RBI बड़ा है यार, RBI कहेगा कि तुम यार मेरे RBI में भाग जाऊंगा, तुम ये वो रख लो, कोलेटरल रख लो, ठीक है, ओके। तो इस पे जो रेट होता है वो क्या होता है? फ्लोर ऑफ, ये ऐसे रेट माना जाता है, ठीक है। और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 2022 में, ठीक है, ओके। तो ये रहा कुछ क्या, ये अब क्या होता है? क्वालिटेटिव, ठीक है। अब हम आते हैं ये क्वांटिटेटिव ईजिंग, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं बैंक रेट पे कि ये बैंक रेट क्या होता है। द बैंक रेट इज द लॉन्ग टर्म रेट एट विच RBI lends money to commercial bank without collateral by rediscounting bill of exchange. Today it is aligned with MSF rate and it is used as a penal rate if bank meets fill CLR and SLR requirements. सेम चीज़ है कि RBI क्या करता है? बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है। बैंक्स को क्या करता है? लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो RBI जब बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है तो जिस
जिस रेट पे ये प्रोवाइड कराता है कि मान लीजिए कि मैं तुमको 5% पे लोन दे रहा हूँ, तो ये 5% क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है, टुडे इट इज़ अलाइंड विथ एमएसएफ, एमएसएफ रेट पे है और इट इज़ यूज्ड एट पीनल रेट इफ़ द बैंक फुलफिल्स सीएलआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए एक होता है मोरल सुएशन, ये जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में हमने एक इसमें नहीं लिखा है, एक होता है मोरल सुएशन। ठीक है, मोरल सुएशन, जिसमें क्या होता है कि बैंक अगर कोई भी चीज़ नहीं मान रहा, राइट, हमने क्या देखा था कि ये जो टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स, ये क्या करते हैं, बैंकों को रेगुलेट करते हैं, देखते हैं। अब क्वालिटेटिव टूल्स, मान लीजिए कि कोई एसएलआर को नहीं मान रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं मैं एसएलआर नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं पैसे, तुम कह रहे हो 18%, मैं 18% एसएलआर नहीं रखूंगा, तो आरबीआई क्या कर सकता है, इनको चार्ज कर सकता है, इनको क्या कर सकता है, इन पे फाइन लगा सकता है। ठीक है, इनको खुले में धमकी दे सकता है, ठीक है, कि तुमको हम चार्ज लगाएंगे। फॉर एग्जांपल रघुराम राजन किसी मीटिंग में थे, तो उनमें उन्होंने ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी या फिर कोई ऐसे नहीं होता है, तो उस पर बात चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे किसी बैंक को बोल दिया था कि हमने तो अपनी तरफ से रेट कम कर दिए, हमने तो अपनी तरफ से रेट कम कर दिए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीआई से एसबीआई ने पैसे लिया, ठीक है, और एसबीआई से हम लोगों ने लोन लिया, तो पहले आरबीआई लेता था 5% और एसबीआई हमें देता था 7%, यानी कि 2% का इनका प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब आरबीआई से पैसे ले रहे हैं एसबीआई वाले 3% पे और हमें अभी भी दे रहे हैं 7% पे, यानी कि आरबीआई ने तो रेट कम कर दिए लेकिन एसबीआई ने कम नहीं किए। ठीक है, तो आरबीआई क्या कर सकता है कि आप रेट कम करिए, राइट, रेट कम करिए, रेट अगर कम नहीं करेंगे तो फाइन आप पे पड़ेगा, आपकी जो भी आपके एसएलआर सीआरआर भी बढ़ाए जा सकते हैं, आप पे किसी भी तरह का फाइन लग सकता है। तो ये क्या किस में आता है, मोरल सुएशन क्वालिटेटिव टूल्स में आता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी ट्रैप, अनकन्वेंशनल पॉलिसी। और जो ये लिक्विडिटी ट्रैप है, ये क्या होता है, ये किसने दिया था, ये दिया था किनीजियन ने, राइट, जॉन कीन्स थे ये, किनीजियन थे, इन्होंने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें ये कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप इज ए क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट वेयर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सट्रीमली लो येट सेविंग्स रेट रिमेन हाई, पीपल प्रीफर होल्डिंग कैश लिक्विडिटी ओवर परचेज बॉन्ड और इन्वेस्टिंग बिकॉज दे एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स टू राइज एंड बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल, कंसिक्वेंटली एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव। अब देखिए ये जो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप देखते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप ये किसने दिया था, कीन्स ने दिया, कीन्स की इकोनॉमी। तो ये कहते हैं कि लोग पैसे सेव करते हैं, ठीक है, लोग पैसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट। बैंक में क्या मिल रहा है, बैंक में 3% मिल रहा है, राइट, बैंक के सेविंग अकाउंट में 3% मिल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में ही सेव कर रहे हैं पैसे, बाकी कहीं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्ट यानी इन द सेंस कि कहीं बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे हैं, कहीं शेयर नहीं खरीद रहे हैं। और ये किस लिए कर रहे हैं कि एक ना एक दिन इनकी होप रहती है कि एक ना एक दिन गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 5% करेगी, 6% करेगी, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो लोग अपने पास पैसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। ऑलराइट, ओके, फिर आते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये क्या होता है, एन अनकन्वेंशनल पॉलिसी वेयर सेंट्रल बैंक परचेज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लॉन्गर टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एसेट फ्रॉम द ओपन मार्केट टू लोअर लॉन्ग टर्म यील्ड्स, इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इंकरेज कमर्शियल लेंडिंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग यही हुआ। ये वाला जो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये एक तरह का क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जिसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है ना, वो क्या करता है, आरबीआई खरीदता जाता है, खरीदता जाता है। क्यों? क्योंकि इसको क्या करता है, अगर आरबीआई खरीदेगा तो मान लीजिए कोई बैंक्स है, तो बैंक्स को क्या मिलेगा, बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। जब ढेर सारा पैसा मिलेगा तो बैंक्स क्या कर पाएंगे, लोन दे पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट, बॉन्ड्स तो नहीं, इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होगा, तो यानी कि लिक्विडिटी ये क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कहलाता है।
अब आते हैं पॉलिसी स्टैंस मैट्रिक्स। अब देखिए, आपने बहुत सुना होगा कि एक्सपेंसरी पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है। अभी आपको हमने बताया था SLR CRR, ये कॉन्सेप्ट याद है। अब देखिए, तो एक्सपेंसरी पॉलिसी यानी कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करेंगे मतलब कि CRR को, SLR को हम क्या कर दे रहे हैं, SLR को और रेपो रेट को हम क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो जब हम कम कर देंगे तो पैसे क्या होंगे, मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसरी पॉलिसी। ठीक है, इसका अलग अलग नाम क्या है, डोविश पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि हम मार्केट से पैसे खींच ले रहे हैं। मार्केट से पैसे हम कैसे खींचेंगे, SLR बढ़ाएंगे, CRR बढ़ाएंगे, रेपो रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये हम कब करते हैं, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रेडिट इशू को हम बहुत बढ़ा देते हैं कि लोगों को पैसे जल्दी नहीं मिल पाए। अगर ये जो कोविड का टाइम था, कोविड का टाइम आप ध्यान दीजिएगा, कोविड के टाइम में क्या हुआ था, CRR कम कर दिए, SLR कम कर दिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, लोग खरीद नहीं रहे थे, कुछ भी मार्केट जो था पूरा कोलैप्स हो चुका था। तो RBI ने कहा कि ठीक है, हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा हो। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा हो। ठीक है, लोगों के पास में क्या हो, पैसा हो। ये हो गए पर्सन्स। ठीक है, तो RBI पहले क्या करता था, 5% लेता था, अब कहता है कि नहीं, मैं 2% पे बैंक पे दूंगा, तुम क्या करो, पहले 5% पे 7% पे देते थे, अब तुम 3%4% पे दो। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, धनाधन लोन लेंगे और धनाधन शॉपिंग करेंगे। तो इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। GDP क्या होगी, बढ़ेगी। मार्केट क्या होगा, खुलेगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत डिटेल में बताया है और मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे इतना मज़ा आ रहा था। ठीक है, तो अब चलते हैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चंस थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग का असर क्या होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मैं बात बता दूं कि RBI के पास पावर है पैसे छापने के, कैसे छापता है हम बाद में देखेंगे। RBI के पास पावर है पैसे छापने के। गवर्नमेंट के पास क्या है कि बजट ले आई, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, मैंने यार 1 लाख करोड़ रुपए है मेरे पास, लेकिन मुझे क्या करना है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाना है। तो 50 ये जो है ये कहाँ से मैं ले आऊँगा, 50,000 करोड़ ये मैं कहाँ से ले आऊँगा। तो एक काम करो, RBI तुम मुझे दे दो, RBI तुम मुझे क्या दे दो, 50,000 करोड़ दे दो, जिससे कि मैं बजट वाला जो है पार्ट है अपना कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये वाला जो है ये क्या करता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ये कहलाता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होगा कि ये 50,000 करोड़ कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। तो मार्केट में क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया कौन मेंटेन करता है, तो ये RBI करता है, सोनली RBI करता है। ठीक है, स्वाभिमान स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया एसोसिएटेड विद, स्वाभिमान स्कीम क्या थी, तो स्वाभिमान स्कीम थी कि जो रूरल बैंकिंग है उनको प्रमोट किया जाए, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो ये थी 2011 में लॉन्च की गई स्वाभिमान स्कीम। ओके, ऑलराइट, ये रहे कुछ क्वेश्चंस और ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। और थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आज का पढ़ा के। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे इसका PDF पड़ा हुआ है, डेली टारगेट में प्रोवाइड कराता हूँ। एक मास्टर PDF भी है जिसमें कि पूरा एक साथ आपको टारगेट दे दिया गया है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आप सोच रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर इंक्रीज दिस टाइप ऑफ सोशल मीडिया, एक्चुअली मैं हो नहीं पाता है। तो आप प्लीज़ इस PDF को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि हाँ एक्चुअली ऐसा कुछ चल रहा है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना कोर्स में आपको पढ़ाया जा रहा होगा कहीं भी, मैं आई मीन बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा रिसोर्सेस है, बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, तो
अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको पसंद नहीं है, जैसे मुझे नहीं पसंद थी, तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उससे मन नहीं कर पा रहे, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ है आपके पास, आपको पढ़ना आता है, आपने टॉपिक समझा है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर भी नहीं है, थोड़े बहुत आप जानते हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं डिट्टो गारंटी के साथ बता सकता हूँ 13 लेक्चर हम करेंगे। 13 लेक्चर में हम 164 क्वेश्चन के साथ PYQ जितने आए हैं 10 सालों में, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा PYQ क्लियर हो जाएगा, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में डे 3 में, और देखते हैं डे 3 का टारगेट क्या है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।